ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पीछे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कई सीरीज में लेक्चर लेकर आऊँगा। तो पहला लेक्चर तो मैंने सनातन धर्म के ऊपर लिया। थोड़ा विवादास्पद लेक्चर था, लेकिन आप लोगों ने जितनी उदारता से उसे देखा और सुना, मेरी टीम ने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम ऐसे ही न्यूट्रल ऑडियंस से उम्मीद करते हैं। विचारों को सुनिए, समझिए, अपना विचार व्यक्त करिए, लेकिन बट डोंट टेक इट एज पर्सनल, क्योंकि हम लोग हर चीज़ आर्गूमेंट से रख सकते हैं। जैसे यही टॉपिक मैं लाया हूँ, दैट इज ए पर्सपेक्टिव। एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। यू हैव टू बी थिंकिंग क्रिएचर। आपको उस पर सोचना है। कुछ अलग पर्सपेक्टिव आप डेवलप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यही तो सोशल साइंस की ब्यूटी होती है। तो इस सीरीज में मैं अब दूसरा लेक्चर ये ला रहा, और फिर आपके दिमाग में एक बात यह होगी कि भाई G20 का भी समारोह चल रहा और अभी जस्ट समाप्त हुआ है, और हमारा पहला लेक्चर उस पर आना चाहिए था। तो मैंने उसको 2-3 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। वजह क्या है कि अभी मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है और अभी इसकी समीक्षा और पूर्व समीक्षा चल रही है। तो क्या है कि ये नॉलेज सोसाइटी है, अभी नॉलेज की पंपिंग हो रही है। जब थोड़ी पंपिंग रुके तो मैं अपना विचार आपके सामने लाऊंगा पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज के रूप में, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि एक बड़ा पिक्चर आपको दूं कि नॉन अलाइनमेंट से लेकर G20 तक हम पहुंचे तो इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, वर्ल्ड के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, और ग्लोबल साउथ के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। थर्ड वर्ल्ड टू ग्लोबल साउथ हम बढ़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर हम एक लेक्चर बनाएंगे। आज चूंकि 9/11 है, आपको पता है 11 सितंबर 2001 को यूएसए में एक हादसा हुआ था, एंड इट वाज एन एपोक चेंजिंग इवेंट। ये केवल यूएसए का मामला नहीं था, पूरी दुनिया को इसने बदल डाला। हालांकि यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हमारा टाइटल है 9/11 अमेरिकी शताब्दी का अंत। हेनरी लुइस करके अब समझ सकते हो आप कि एक टाइम था 1941 में एक जर्नलिस्ट ने इसको अमेरिकन सेंचुरी का नाम दिया था कि नाउ अब वर्ल्ड इज इंटरिंग इनटू अमेरिकन सेंचुरी। और आप यह भी जानते हो कि 21st सेंचुरी के एशियन सेंचुरी का नाम दिया जाने लगा। लेकिन ये अमेरिकन सेंचुरी का अंत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यह बताऊं कि 3 घटनाओं को आप तुलना कर सकते हो, 3 हादसा जिसने पूरे युग का अंत करके एक नए युग की शुरुआत की। ठीक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जुलाई 1914 का सेराजेवो हत्याकांड, जो घटित हुआ था बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था। उसी तरह से 7 दिसंबर 1941 में जब अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक हुआ था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कोई नई बात वो नहीं थी, लेकिन इस अटैक के बाद यूएसए इस वर्ल्ड वॉर में जंप किया और पूरे वर्ल्ड वॉर की दिशा बदल गई। और तीसरी घटना यही है जो 9/11 की घटना है, जिसने एक पुराने युग का अंत करके एक दूसरे युग की शुरुआत की। सो ऑल द 3 इवेंट्स आर जस्ट एपॉक चेंजिंग, यू कैन से। तो लेकिन पहले हम इसके थोड़ा कारण पर भी जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ यूएसए का, दुनिया का, वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले, और मैं आपको जज भी बनाऊंगा कि यू पीपल हैव टू टेक द जजमेंट। आपको निर्णय लेना है कि कहाँ किसको हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार दें, और अगर ऐसा हुआ तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था या नहीं। इस तमाम चीज़ों को आपको निर्णय लेना है, क्योंकि मैं हमेशा जज आपको बनाता हूं। एज ए लॉयर मैं अपना विचार प्रस्तुत करता हूं, लेकिन कोशिश मैं करता हूं कि जहां तक हो सके एक निष्पक्ष लॉयर को, तो निष्पक्ष आपको एक न एक पक्ष को तो लेकर चलता है, लेकिन मैं यहां पर दोनों पक्षों का रोल प्ले करता हूं। हर अपने लेक्चर में हम तमाम विचारों को, तमाम लॉयर्स को रखते हैं, और तमाम विचारों को रखकर फिर आपके सामने हम निर्णय देते हैं। आपको एक निर्णायक बनाते हैं, माने यू हैव टू द फाइनल आर्बिटर। तो देखो, मैं पहले आपसे अपना एक वाक्य बताकर अपना एक अनुभव बांटना चाहूंगा। जब ये घटना हुई थी उसे एक दिन पहले मैंने दिल्ली में शाम तक अपनी कक्षा को समाप्त किया था। फिर हमें उसके ठीक दूसरे दिन 10 AM में, यानी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मुझे पटना में एक सेमिनार लेना था, और वो पहले से ही बुक था, सारी तैयारी उसकी हो चुकी थी। अब मैं यहाँ से
जब चूंकि मुझे इवनिंग में लेट नाइट में हमें ट्रेन पकड़ना था, हमने एक ट्रेन पकड़ा और फिर सुबह सुबह 6 o'clock में हम पटना उतर गए और होटल में गए। वहाँ पर जाकर मैं अपने कुछ एक न्यूज़पेपर सामने खोला। हालांकि न्यूज़पेपर में तब तक कवरेज नहीं कुछ दिखा। सामने हमने टीवी खोला और मैं चाय पी रहा था, तो टीवी में मैंने इस तरह का दृश्य देखा। आई वॉज सो कंफ्यूज, क्योंकि मैं तो इधर क्लास लेकर निकला था, ट्रेन पर बैठा था और संयोग से उस समय आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया का वो टाइम नहीं था, मोबाइल फोन उतना ऑपरेटिव नहीं था, तो कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या घटना हुई है। तो पहले मैं सोचने लगा कि देखो आज के जो हॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं वो कितने ज़्यादा और कितना एकदम जीवंत पिक्चर उतार देते हैं। अब कितना सटीक उनका पिक्चर होता है, किस तरह से वो चीज़ों को बिल्कुल ही लाइवली बनाकर उसका पोर्ट्रेल करते हैं। अभी जो बॉलीवुड है, इंडिया के तथाकथित बॉलीवुड, वो उनसे बहुत पीछे चल रहा है। मन ही मन में यही सोच रहा था, तभी टाइटल देखा, अमेरिका पर टेररिस्ट हमला। और फिर जब मैं न्यूज़ के अंदर गया तो मैं स्तन रह गया। 4 एरोप्लेन, दुनिया के इतिहास में पहली घटना थी, 4 एरोप्लेन्स ने 4 निशाने बनाए एंड इट वॉज एन एरोप्लेन बॉम्ब। आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक प्लेन को, एक फ्लाइट को बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 फ्लाइट आए, 2 ट्विन टावर्स को तोड़ा। तीसरा फ्लाइट पेंटागन बिल्डिंग पर अटैक किया जहां आग लग गई। और चौथा फ्लाइट जा रहा था, संभवतः उसका निशाना प्रेसिडेंट हाउस था, लेकिन उसको खैर एक बहुत ही डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक अमेरिकन पैसेंजर्स अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि वैसे भी वो मर नहीं जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई और उन्होंने टेररिस्ट फाइट करके उस प्लेन को बीच में गिरा दिया। वो अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर वो प्लेन पहुंच नहीं पाया, नहीं तो प्रेसिडेंट हाउस भी निशाना बन सकता था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को प्रेसिडेंट हाउस से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इतनी बड़े हादसा को देखकर वर्चुअली रो पड़ा। और जब मैं ये सारी चीजें जब मुझे पता चला तो मैं सन्न रह गया। मैं अपना अनुभव बताता हूं। अब मेरी मन स्थिति नहीं रह गई कि मैं सेमिनार लूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जब यूएसए सुरक्षित नहीं है, दुनिया में कौन सुरक्षित है? और उससे पहले टेररिस्ट हमले की इक्के दुक्के हिंदुस्तान में भी घटना सुनते थे, लेकिन जब सबसे बड़ा हार्ड पावर दुनिया का यूएसए फेल अ प्रे टू टेररिस्ट अटैक, एक यूएसए उस आतंकी हमला का निशाना बन जाता है, पूरे दुनिया में एक दहशत सी हो जाती है। मैंने मैनेजमेंट से कहा कि भाई ऐसा है कि अगर सेमिनार आज कैंसिल कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। तो उसने अपनी मजबूरी बताई कि सारी तैयारी हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है, स्टूडेंट्स लोग आने लगेंगे, हमारी तो बद पिट जाएगी। फिर मैं उस सेमिनार तो लिया, लेकिन वो दिल से नहीं ले पाया। और फिर मैं रात तक उसे होटल में बैठ कर इसी पर सोचता रहा। कुछ अपने जानने वाले लोग भी आए, उनसे हमारी बहस होती रही, विचार विमर्श होता रहा। उस दिन पूरी दुनिया की सहानुभूति यूएसए के साथ थी, पूरी दुनिया की सिंपैथी। फ्रांस जो फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस हमेशा यूएसए का राइवल रहा था, खासकर चार्ल्स द गाल के टाइम से ही। वो अपना एक इतिहास है, अभी उतनी दूर मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। लेकिन उस फ्रांस से स्टेटमेंट निकला कि एटलीस्ट फॉर टुडे वी ऑल आर अमेरिकन्स, कम से कम आज हम सभी लोग अमेरिकन हैं। इतनी सहानुभूति उसने बटोरी। हालांकि बहुत हमें आश्चर्य हुआ, इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी, कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कोई बयान रात तक जारी नहीं किया। और मुझे क्यूरियोसिटी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे। फिर रात में एक बयान जारी हुआ, वह बयान इंडिया के दर्द को बता रहा था, इंडिया कितने दर्द में है। इंडिया ने उस समय, मुझे याद है जहां तक मेरी मेमोरी में है, कि वो बयान यह था कि जिस दर्द को आज यूएसए झेल रहा है, उस दर्द को तो इंडिया वर्षों से झेलता रहा है। मतलब इंडिया पर इतने छिटपुट टेररिस्ट हमले हो रहे थे, 100-150 लोग उसमें मर रहे थे। और इसमें सीधा यह बात लगभग क्लियर थी कि सच ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान पैट्रोनाइज कर रहा है, लेकिन
पाकिस्तान यूएसए का पार्टनर था और कभी भी यूएसए ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। तो यह माने इंडिया का दर्द था कि देखिए दर्द मुझे भी हो रहा था, छिटपुट चुभ रहा था। आज जो हुआ है आपको, मैं बरसों से फील कर रहा था। खैर वो इंडिया का उस समय किसका सिचुएशन था, व्हिच आई हैव टू शेयर विथ यू, जो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं। लेकिन अब इस पर हम आते हैं, इस मुद्दे पर आते हैं कि भाई ये घटना कैसे हुई, क्या हुई। तो देखिए ये 4 प्लेन्स ने अटैक किया, मैंने आपको बताया ही है। तो अब इसने क्या इम्पैक्ट किया यूएसए पर, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी और आपको ये जानने का राइट भी बनता है कि थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलूं। जैसे देखिए, क्योंकि अब देखिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध मैंने बताया कि यू कैन कंपेयर इट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, राइट। कि उस समय सराजेवो हत्याकांड से कर सकते हैं, आप पर्ल हार्बर अटैक से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फर्क नजर आएगा। वो फर्क यह है, नहीं सॉरी, फर्क तो ये है कि भाई उसमें यूएसए का उत्थान हुआ, इसमें पतन हुआ। लेकिन इसके अलावा उन तीनों में एक कॉमन पॉइंट आपको नजर आएगा। कॉमन पॉइंट यह है कि अचानक से सराजेवो मैसेकर नहीं हुआ था, अचानक से पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं हुआ था। उन तीनों की अपना इतिहास है। सराजेवो हत्याकांड के पीछे जर्मनी और ब्रिटेन की आपसी प्रतिस्पर्धा और जर्मनी की और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा, दोनों के बीच एनिमोसिटी और जर्मनी का मिलिट्री प्रिपरेशन है। कैसर विलियम द्वितीय ने उस समय जर्मनी को एक जर्मनी में जो आर्मामेंट किया, उसका जो उसमें जो शस्त्रों का भंडार बनाया, वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में बनाया था और अंत में उसका नतीजा भुगतना पड़ा। आप अगर पर्ल हार्बर अटैक के इतिहास में जाओगे तो जापान और यूएसए की शत्रुता आज से नहीं। आपने परमाणु हमला जापान पर देखा, और अगर परमाणु हमला से पीछे अगर आप जाएंगे तो आप जापान की ज्यादती देखेंगे कि जापान ने कितना ज्यादा उत्पीड़न किया था, कितना प्रोसिक्यूशन किया था, कितना हैरेसमेंट लाया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। लेकिन अगर उससे पीछे जाएंगे तो आपको यह भी पता चलेगा 1853 में कि जब जापान अपनी नींद सो रहा था तो कैसे यूएसए ने जबरन जापान को पेनेट्रेट किया, जबरन उसको अपनी कॉलोनी बनाया, जबकि जापान पूरी दुनिया से कटा हुआ अपनी जिंदगी जी रहा था। और कैसे 1854 में वो अमेरिकन नौसैनिक अधिकारी कमोडोर पेरी ने उस पर कानागावा की संधि थोपा था। तो सबका अपना इतिहास है। उसी तरह से यह 9/11 का भी अपना इतिहास है। कितना पीछे ले चलूं, मैं थोड़ा आपको 4-5 बिंदु यहां पर बताना चाहता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड का ही मैं आपको ब्यौरा आपको देना चाहता हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड, ओके। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहला तो देखो, अगर मैं कहूंगा कि इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड का आपस में सामना कैसे हुआ, तो पहला कन्फ्रंटेशन नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर हमला किया था, अगर आप इतिहास में जाएंगे, और आप में से बहुत तो इतिहास के स्टूडेंट भी हैं, तो पीछे जाइए, क्योंकि हर वर्तमान का जवाब इतिहास के पन्नों में होता है, क्योंकि हर वर्तमान की जड़ वही होती है। तो अगर वर्तमान को ठीक से समझना है तो हमें इतिहास को अवश्य जानना पड़ेगा। तो अब जब जाएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से क्रांति के बाद नेपोलियन ने सोचा था कि हम ब्रिटेन के ईस्टर्न एम्पायर को, पूर्वी साम्राज्य को ध्वस्त कर दें। और पूर्वी साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए पहला निशाना उसने मिस्र को बनाया था, क्योंकि ब्रिटेन का वही महत्वपूर्ण मार्ग था। तो लेकिन जब मिस्र पर हमला किया तो इट वॉज द फर्स्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड वेस्टर्न कंट्री पैट्रोनाइज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद तो फ्रांस एक आधुनिक राष्ट्र बन चुका था, और फ्रांस का सामना पहली बार एक इस्लामिक देश से हुआ, और वो इस्लामिक देश था मिस्र। लेकिन चलिए, इसमें क्या हुआ कि नेपोलियन ने जब उस पर हमला किया और मिस्र को जीता, तो बदले में मिस्र का मॉडर्नाइजेशन आगे हुआ। लेकिन नेपोलियन तो तुरंत वापस आ गया, लेकिन मिस्र उल्टा एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, और वहां पर एक मोहम्मद अली अथवा मेहमत अली ने पूरे मिस्र को ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो मिस्र का रास्ता अलग हो गया, उसको आप छोड़ दें। फिर दूसरा सामना क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, एक अरब क्षेत्र था, और अरब क्षेत्र तुर्की के अधीन था। और जो तुर्की का जो ये रीजन है,
वो अरब क्षेत्र का रीजन, जो ये अरबियन जो रीजन है, जिसका मैं आपको मैप पर दिखाता हूं, अरबियन रीजन, ये ऑटोमन साम्राज्य एक हुआ करता था, उसका क्षेत्र था। और चूंकि ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के अगेंस्ट में जर्मनी के साथ लड़ रहा था, इसलिए ब्रिटेन ने जानबूझकर यहां एक राष्ट्रवादी मूवमेंट भड़काया। फैसल उसके बेटे को, इन दोनों को उसने इस बात के लिए एजुकेट किया, यह बात समझाई कि आप तुर्की के अगेंस्ट में विद्रोह कर दो और घबराओ मत, हम अपनी सेना भेजकर आपको, मतलब तुर्की और ऑटोमन साम्राज्य दोनों एक है, इसलिए मैं अगर तुर्की नाम बोलूं या ऑटोमन साम्राज्य बोलूं तो आप समझ लेना। आप इसको, आप उस पर हम, आप विद्रोह करो, हम आपकी सहायता करेंगे, आप अपने रीजन को स्वतंत्र बना लो। और ठीक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होगा तो हम पूरे अरब क्षेत्र को मिलाकर एक नेशन बनाएंगे, जिसका प्रधान कौन होंगे, तो हुसैन होंगे। हुसैन उस समय ग्रैंड शरीफ ऑफ मक्का थे और फैसल के पिता थे। तो ये वादा किया गया और उल्टा हुआ क्या, तो आप देखेंगे तो उल्टा हुआ कि जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जब बना तो इन पूरे क्षेत्र को एक अरब राष्ट्र बनाने के बजाय कई टुकड़ों में बांट दिया गया। और ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में गुप्त संधि कर ली थी और गुप्त संधि के तहत बांट लिया इराक पर, मेसोपोटामिया यानी इराक पर, पैलेस्टाइन पर, इन सारे क्षेत्र ब्रिटेन का वर्चस्व हो गया। और सीरिया पर, लेबनान पर आदि क्षेत्रों पर फ्रांस का वर्चस्व हो गया। फिर एक रीजन था जिसको हिजाज बोलोगे, वो अलग था, उस पर भी ब्रिटेन का एक इनडायरेक्ट वर्चस्व था, वही हिजाज सऊदी अरेबिया आगे बना है। तो लेकर मैं अब इतने डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि अरब राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा धोखा यही हुआ और अरब राष्ट्र को छेड़ दिया गया। आप कहोगे इसमें यूएसए की गलती नहीं थी, यूएसए का डायरेक्ट हाथ इसमें नहीं था, यह बात सही है। लेकिन यह भी सही है कि जब यह बंदरबांट चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, उस समय ये दोनों यूएसए के पार्टनर थे। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन भी आया हुआ था। और अगर वुडरो विल्सन चाहता तो इन दोनों को पार्ट नहीं लेने देता, नंबर वन। नंबर टू कि इसमें एक निर्णय और भी हुआ था जो मुस्लिम विश्व को परेशान करने के लिए काफी था, पूरे अरब क्षेत्र को। वह था इजराइल जैसे एक पृथक राष्ट्र को बनाना, जो बाल्फोर घोषणा के आधार पर ब्रिटेन बना रहा है और उस इजराइल को अमेरिका पैट्रोनाइज कर रहा है। तो इसमें हम अमेरिका को भी दोषमुक्त नहीं कर सकते। तो चलिए, इसी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इजराइल भी बना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आकर, या आप कहोगे 1947 तक, एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ले लिया। उसकी अपनी एक अलग कहानी है, उसमें अभी हम नहीं जाना चाहेंगे। ओके, तो ये पहला फैक्टर है। देखिए, तो पहला जो धोखा हुआ मुस्लिम विश्व में अरब क्षेत्र के साथ, यही हुआ। अब देखिए, अब चलिए मैं आपको दूसरा धोखा बताता हूं। दूसरा फैक्टर है कि एक अरब क्षेत्र को एक बड़ा सौभाग्य मिल गया। अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया दोनों को आप लीजिए, वाना शब्द आज उसको बोलते हैं। तो अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया, इन दोनों क्षेत्रों में धीरे धीरे तेल भंडार निकल गया, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम निकल गया, पेट्रोलियम या उसको कहो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स निकल गया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई, ये जो रीजन आप देख रहे हो, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स यहां पर निकला, तो ईरान में निकला, इराक में निकला, सऊदी अरेबिया में, इन सब कंट्रीज में धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स निकलना शुरू हो गया। और 1914 के बाद, आफ्टर 1914 आप कह सकते हो कि मैंने 20वीं सदी के आरंभ में, नॉट 1914, उससे पहले 1911 में पहला यूज हुआ था एक शिप में। उसको बोलते हैं अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन। मतलब आप लोगों को पता होगा कि एक स्टीम इंजन में कोयला डाला जाता है, अंतर्दहन इंजन में हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम की जरूरत पड़ती है। उसी समय हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट डेवलप हुआ और उसी समय अंतर्दहन इंजन का विकास हुआ, इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो अब देखोगे जितनी भी धीरे धीरे गाड़ियां हैं, शिप हैं, सब ट्रांसफॉर्म होने लगी। और देखते देखते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दुनिया में कीमत बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और पश्चिमी देशों की निगाह वहीं पड़ी। इनके पास कच्चे माल तो थे, लेकिन इनके पास प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। अब पश्चिमी देश अपनी अपनी तकनीकी लेकर आ गए और आकर वहां पर उन्होंने अपने मल्टीनेशनल कंपनीज बना लिए और फिर इनके पेट्रोलियम भंडार पर कब्जा करके शोषण करना शुरू किया। अब दूसरा,
पहला प्रॉब्लम यहाँ। एंड सेकेंड वन, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अरबियन रीजन एंड वेस्ट एशिया, मतलब अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया का आर्थिक दोहन पश्चिमी देशों के लिए यानी साम्राज्यवादी देशों के लिए। ओके, तो दूसरा फैक्टर हुआ। अब देखो तीसरा फैक्टर हुआ कि अगर आप किसी को दबाएंगे तो प्रोटेस्ट तो करेगा, तो उसी क्रम में क्या हुआ कि ईरान को जब आगे चलकर ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पेट्रोलियम को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है और उसको मिसयूज उसका हो रहा है, तो वहां पर एक कंपनी काम कर रही थी, उसका नाम था एंग्लो ईरानी कंपनी, मतलब वो ब्रिटेन की कंपनी थी जिसमें शेयरदार ईरान भी था। एक तरह से ईरान के पेट्रोलियम भंडार पर ब्रिटेन का कब्जा था। अब हुआ ऐसा कि 1951 में ईरान में उस समय गवर्नमेंट थी जिसको कहते थे मोसादेक का गवर्नमेंट, वो उसका नाम था मोसादेक, वो प्राइम मिनिस्टर था। तो मोसादेक को लगा कि नहीं अब फायदा नहीं है, तो 1951 में उसने क्या किया कि उसने ईरान का जो एंग्लो ईरानी कंपनी थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ, जो राष्ट्रीयकरण है उसका मतलब हुआ कि उसको ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया और ब्रिटेन को उसे बेदखल कर दिया। अभी तो ब्रिटेन के लिए बहुत कष्ट का कारण था, लेकिन इसमें पहल यूएसए ने की और 1953 में यूएसए ने मोसादेक की गवर्नमेंट को गिरा दिया ईरान में, मतलब उसको गिराकर शाह की सरकार, जैसे आपने नाम सुना होगा रजा शाह पहलवी, तो शाह की सरकार स्थापित की जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार थी। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा जिसका मैं पहले ही जवाब दे दूं कि भाई ये घटना तो हुई थी ब्रिटेन के साथ, तो यूएसए ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए यूएसए का भी कई कंपनी थी जो रन कर रही थी, जैसे उसका एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी थी यूएसए की, वो सऊदी अरेबिया में तेल निकाल रही थी, पेट्रोलियम, वहां के पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रही थी, वहां से पेट्रोलियम का दोहन कर रही थी। तो यूएसए को लगा कि भाई हमारे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को भी कल सऊदी अरेबिया फिर राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इसी डर से अमेरिका ने मोसादेक की सरकार गिराकर अपनी पिट्ठू सरकार स्थापित कर दी। अब गौर करके देखिए, आज तक जो ईरान और यूएसए के बीच का तनाव चला आ रहा है वह तनाव वहीं से। द सेकेंड वन यू कैन से। अब चलिए, ये तीसरा है, थर्ड वन। अब देखो फोर्थ वन। क्योंकि ईरान में जब मोसादेक की सरकार स्थापित हुई और रजा शाह पहलवी की सरकार जब वहां पर मोसादेक की सरकार गिराई गई और रजा शाह पहलवी की सरकार स्थापित हुई, तो अब अमेरिका के मन में आइडिया हो गया कि ऐसा करते हैं कि हम जितने पश्चिमी देश, जितने अरब क्षेत्र हैं और पश्चिम एशिया के क्षेत्र हैं, जहां तक संभव हो सके और जहां तक हम कर सकें, वहां हम अपनी एक कठपुतली सरकार को स्थापित कर दें, एक फेवरेट गवर्नमेंट को यानी पपेट गवर्नमेंट को हम इंस्टॉल कर दें, एक कठपुतली सरकार को स्थापित कर दें, यही उसकी योजना थी। इसी क्रम में यूएसए ने क्या किया कि फॉर्मेशन ऑफ पपेट गवर्नमेंट, पपेट मतलब कठपुतली सरकार, तो फॉर्मेशन ऑफ पपेट गवर्नमेंट्स इन गल्फ रीजन, इसको गल्फ रीजन खाड़ी देश भी कहते हैं। तो उसने क्या किया कि या तो दो तरह के गवर्नमेंट हुए, या तो पुराने शेख थे जैसे सऊदी अरेबिया में थे, जिसको कहते हो खानदानी, अपने आप को वो पुराने शेख और परंपरावादी थे जो बन गए, वहां पर सरकार स्थापित कर ली, या फिर मिलिट्री जनरल्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन था, उसी तरह से अलग अलग, जैसे मिस्र में आप देखेंगे अनवर सादात था। हालांकि मिस्र में पेट्रोलियम भंडार नहीं था, तो मिस्र पेट्रोलियम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ा, परंपरावादी तत्वों को स्थापित कर देना, कंजर्वेटिव लोगों को सहायता देना, यानी अनुदारवादी जो सरकारें थी उसको स्थापित कर देना, और वो सरकारों ने परिवर्तन को रोक दिया। नॉर्मली क्या देखोगे आप, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज देखोगे, जैसे पश्चिम है तो पश्चिम मैंने वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ सोशल रिफॉर्म्स भी हुआ और आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ। मतलब जब वहां पर आर्थिक विकास हुआ तो आर्थिक विकास से सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, फिर नई नई विचारधारा आई, उदारवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन अगर आप समाज को बदलने ही नहीं देंगे तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा?
तो वहां पर तो अरब क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि अपने पिट्ठू सरकारों को स्थापित करके, कठपुतली सरकारों को स्थापित करके, जो परिवर्तन विरोधी थे, वहां परिवर्तन आने ही नहीं दिया। जनता बेचारी दबी और पिची रही। तो खाड़ी देश एक ऐसे उदाहरण बन गए जिनकी अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी, प्रति व्यक्ति आय आसमान छूने लगी, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति की तानाशाही, दलीय तानाशाही या व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो गई और वहां पर आर्थिक सामाजिक रूपांतरण नहीं हो सका। और वह क्षेत्र वैसे भी तुम देखते हो कि इस्लाम का मतलब वो इस्लामी नॉर्मली वहां कह सकते हो एक बड़ी मुस्लिम जनसंख्या थी और बहुत पहले से अनुदारवादी और फंडामेंटलिस्ट थे, तो जो धर्म के कट्टर रूप को प्रोत्साहन दे रहे थे और उनको पश्चिमी देश के द्वारा अनजान ही संरक्षण मिल रहा था, क्योंकि नई विचारधारा को तो वहां पनपने ही नहीं दिया जा रहा था। वहां तो पुनर्जागरण आ ही नहीं सका। बाकी देशों में जहां भी आर्थिक तरक्की हुई तो पुनर्जागरण आया, रेनेसां हुआ, और वहां पर होने नहीं दिया। इसमें आपको पश्चिमी देशों का हाथ, एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है। अब यहीं पर नेक्स्ट वन पॉइंट आता है जो आपको मैं बताऊंगा, पैट्रोनाइजेशन मतलब संरक्षण, मैं बोल देता हूं, पैट्रोनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बाय यूएसए, मतलब कि इस्लाम के कट्टर रूप को यूएसए के द्वारा संरक्षण दिया जाना। अब ये क्या बात हो गई, यह भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस्लामी जगत है, वैसे भी कोई भी देश होता है, जब उसका आर्थिक शोषण होता है, उसके विरुद्ध विद्रोह होता है, तो उसको एक विचारधारा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो फ्रांस में हुआ, तो फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं, देखते हैं। तो फ्रांस में क्या हुआ, एक विचारधारा वहां थी, क्योंकि वहां पर आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हो चुका था, एक मध्य वर्ग आ चुका था। उस मध्य वर्ग ने स्वतंत्रता, समानता, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया, और वही विचारधारा फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी हुई। तो क्रांति के बाद फ्रांस एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। ओके, वही रूस में आपने देखा 1917 में, वहां पर एक बोल्शेविक या कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जिसने विचारधारा ने लोगों को संगठित किया और फिर वहां क्रांति घटित हो गई, तो फिर एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। लेकिन ऐसे उपनिवेश में जो पिछड़े हुए थे, भारत में ही आप देखिए शुरू में, अरे मध्यवर्गीय पार्टी तो बाद में आई, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले क्या था, पहले जनजातीय लोग थे। अब बिरसा मुंडा या संथाल, सिद्धू और कन्हू, उन्होंने ही रिवोल्ट का झंडा उठाया था। तो उन्होंने विद्रोह किया तो किस विचारधारा के साथ, धर्म का सहारा लेते थे, धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते थे। अब जैसे बिरसा मुंडा है, तो उन्होंने अपने आप को बिरसा भगवान घोषित कर दिया और विष्णु का छोटा भाई कहा। क्यों? क्योंकि जब अगर नवीन विचारधारा प्रतिरोध का नहीं हो, तो लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाने के लिए और जोड़ने के लिए धर्म का सहारा ले लेते हैं। अब वही चीज होने लगा यहां। तो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हुआ नहीं था, और पहले से ही उग्र इस्लामी विचारधारा पहले से इस क्षेत्र में विद्यमान थी। अब दो विचारधारा, उग्र विचारधारा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दो उग्र विचारधारा है, ये तो चौथा पॉइंट हुआ, ये पांचवा पॉइंट हुआ। उसमें एक विचारधारा आपको दिखेगा वहाबी, उसको कहते हैं वहाबी, और दूसरे कहते हैं सलाफी। इन दोनों विचारधारा को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि वैसे भी सलाफी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और सलाफी विचारधारा को जानने और समझने का आपको बहुत ज्यादा अवसर मिलेगा। देखिए, हुआ ऐसा कि 18वीं सदी में सऊदी अरब में एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था अब्दुल वहाब। तो अब्दुल वहाब की शिक्षा से, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा, यहां पर एक सैयद अहमद ऑफ राय बरेलवी हिंदुस्तान में हुआ करता था, जिसने वहाबी मूवमेंट को फॉलो किया और तरीकाए अहमदिया भी बनाया था। तो यह फराजी मूवमेंट जो इंडिया में हुआ, उस पर भी वहाबी विचारधारा का प्रभाव था। तो वहाबी विचारधारा एक उग्र विचारधारा थी, कट्टरपंथी विचारधारा थी, जो इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करना चाहती थी।
और वह सारे आधुनिक विचार और तकनीकी को अस्वीकार कर रही थी, कह रही थी इस्लाम को आधुनिक तकनीकी और विचारधारा से कोई तालमेल नहीं रखना, क्योंकि उससे उसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी। तो ये हो गई वहाबी विचारधारा। दूसरी विचारधारा, ये वहाबी विचारधारा सऊदी अरब से डेवलप हुई थी और ये आई थी 18वीं सदी में। दूसरी विचारधारा आई, उसको कहते हैं सलाफी। ये सलाफी जो विचारधारा थी ये मिस्र से निकली थी 19वीं सदी में, मिस्र से 19th सेंचुरी में। और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वह कुतुब, वो एक जो थिंकर थे जिसने सलाफी विचारधारा को डेवलप किया। तो 19th सेंचुरी में यह विचारधारा लोकप्रिय होने लगी। अब उसमें क्या करना है कि भाई इस विचारधारा की क्या विशेषता थी, आपके मन में जिज्ञासा होगी। ये वहाबी से थोड़ा अलग था। ये भी इस्लाम को उसके मौलिक रूप में, फंडामेंटलिस्ट रूप में स्थापित करना चाहता था, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद के समय था। लेकिन इस सलाफी का मानना था कि हमको आधुनिक विचारधारा और आधुनिक तकनीकी को अपनाना है, और आधुनिक विचारधारा और तकनीकी को अपनाकर हमको बाहरी विश्व से संघर्ष करना है, शोषकों से संघर्ष करना है। लेकिन हम आधुनिक तकनीकी और विचारधारा को इस्लाम की मौलिकता पर हावी नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ इसका हम उपयोग करेंगे। तो अब आपको समझना चाहिए, जब 19वीं सदी की कट्टर विचारधारा जब आधुनिक तकनीकी से जुड़ जाती है, तब बनता है अल कायदा या इस्लाम। अब अल कायदा और द मॉडर्न टेररिज्म, और यही अमेरिका यूएसए के लिए घातक होता है, और यही 9/11 की घटना के लिए उत्तरदायी था। अब चलिए आपको मैं ये 5वां पॉइंट बताता हूं कि यूएसए ने कैसे इसको पैट्रोनाइज किया, या यूएसए ने किस प्रकार से इस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन दिया, उसको पैट्रोनाइज किया, उसको संरक्षण दिया, उसका भी इतिहास बताता हूं। अब चलिए कहां से शुरू करें। हम इसको शुरू करते हैं पहले कैसे कैसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। जैसे इजराइल बना, तो इजराइल के बनने के बाद इजराइल ने एक बार लेबनान पर अटैक किया था, साउदर्न लेबनान पर। अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो लेबनान के जस्ट बगल में इजराइल है, वहीं पर आपको पैलेस्टाइन है, इजराइल है, सीरिया है, लेबनान है, तो सब आपको आसपास दिखेंगे। तो उसमें इजराइल ने जब लेबनान पर आक्रमण किया, साउदर्न लेबनान पर, तो उसकी प्रतिक्रिया में एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना था इजराइल के अगेंस्ट में, और उसका नाम हुआ हेजबुल्ला। वो शिया संगठन था, उसको संरक्षण मिल रहा था सीरिया से और ईरान से। ओके। दूसरा, जब 1979 की घटना में बता रहा हूं कि जब सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान में घुस गई, शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, और कोल्ड वॉर में यूएसए का एक प्रचंड राइवल सोवियत रूस था, आप लोग जानते हैं। और यूएसए को हर स्थिति में कोल्ड वॉर जीतना था, क्योंकि यूएसए अपने जीतने के लिए अपना लिमिट छोड़ देता है, वो यह भी भूल जाता है कि इसका क्या रिपरकशन होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रॉब्लम है दुनिया में। आज प्रॉब्लम है पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए के संरक्षण से बनवाया गया है। दूसरा देखिए, चूंकि आप देखेंगे तो चाइना को यूएसए ने प्रोवोक किया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार बनवा दीजिए। चाइना जो इतना भयानक बना है, यूएसए के संरक्षण में बना है। चाइना का एक और रूप है, मैं अपने किसी लेक्चर में आपको मैंने बताया होगा, लेकिन खैर चलिए, 1 मिनट के लिए वो लेक्चर शायद आपको याद ना हो, तो कभी किसी दूसरे लेक्चर में आपको स्पष्ट कर दूंगा कि चीन जो आज आर्थिक महाशक्ति बना, वो यूएसए के संरक्षण से। अब क्या है कि जब उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए को जीतना था, जिस पर आपने मेरा एक लेक्चर सुना होगा, जैसे जापान पर परमाणु हमला, वो हमले की आवश्यकता नहीं रह गई थी, फिर भी उसने हमला किया, क्योंकि युद्ध के कोर्स को समाप्त करना था। और जब वो परमाणु हमला किया तो शीत युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वॉर। अब चूंकि यूएसए को शीत युद्ध हर स्थिति में जीतना है, तो अब उसको देखिए, यूएसए ने इस्लामी मुजाहिदीनों को भड़काया कि आप लड़िए सोवियत रशिया के अगेंस्ट में, मुजाहिदीनों को। आपको मैं एक व्यक्ति से मुलाकात कराता हूं जो उनके यूएसए का रक्षा सलाहकार है, इनसे मिलिए, है ब्रेजेनिस्की, यूएसए से भेजे गए हैं खैबर अफगानिस्तान में।
खैबर की एक पहाड़ी पर चढ़कर इनके हाथ में, एक हाथ में, वो फोटो तो है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, इनके एक हाथ में AK-56 था और दूसरे हाथ में इनका था कुरान। और इसने अफगानिस्तान के अफगान मुजाहिदीनों को भड़काया कि यह आपको आजादी दिलवाएंगे। उस समय इनको सोचना चाहिए था कि जो जिन को हम बोतल से निकाल रहे हैं वह कहां जाके रुकेगा और किस हद तक उसका प्रसार होगा। लेकिन उस समय इनको हर स्थिति में सीतियों से जीतना था। तो ये घटना हो गई। और 1979 में ही मैं दूसरी घटना बताता हूं कि जो रजा शाह पहलवी की सरकार को ईरान में जो इन्होंने ऊपर से मोसादेक की सरकार को गिराकर उसको स्थापित किया था, वह सरकार 1979 में उसके अगेंस्ट में एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया ईरान में। और जो उस समय 1979 में जो घटना हुई है, आज तक ईरान और यूएसए के बीच शत्रुता का कारण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है अयातुल्ला खुमैनी। ये एक क्लरिक थे, ये एक कह सकते हैं कि यह एक मतलब एक उलेमा थे। और इन्होंने एक इस्लामिक क्रांति लाई 1979 में। इस्लामिक क्रांति ला के जो शाह है वो ईरान छोड़कर भाग गया और ये इस्लामिक क्रांति करके इन्होंने कब्जा कर लिया ईरान के ऊपर। उस समय से ईरान बन गया परंपरावादी कट्टर इस्लामी सरकार का संरक्षक। और उसमें मतलब वो शिया संगठन से जुड़े हुए थे। तो आप जानते हैं कि ईरान में जो ये इस तरह के अनुदारवादी स्थिति आई, उसके लिए यूएसए इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि अगर वो मोसादेक की सरकार को नहीं गिराया होता तो धीरे धीरे ईरान की आर्थिक प्रगति होती और ईरान का भी आधुनिकीकरण होता। ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे इतिहास में यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल है कि क्या नहीं होता तो क्या होता। आई थिंक इज दिस फैक्टर क्लियर। तो ये बेसिकली एक फैक्टर है जो ईरान में क्रांति हुई, फिर अयातुल्ला खुमैनी की सरकार गठित हुई और फिर ईरान में एक तरह का धार्मिक कट्टरता आ गई, जो अभी भी आप देखते हो कि जो राइट। और दूसरी घटना क्या है, इसी से जुड़ा हुआ एक कहावत है कि खरबूजे को देख कहीं खरबूजा रंग पकड़ता है। जिस समय 1979 में ईरानी क्रांति हुई तो ठीक इसका रिपरकशन सऊदी अरेबिया में देखा गया। हालांकि एक जो ईरान है वो एक शिया राष्ट्र था और सऊदी अरेबिया एक सुन्नी राष्ट्र था। लेकिन वहां पर चूंकि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, यानी कि इस्लामिक कट्टरता का उद्भव जिस समय हुआ, बस इसका सीधा प्रभाव सऊदी अरब पर पड़ा और एक बार एक जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के ग्रुप ने मक्का पर कब्जा कर लिया और 6 महीने तक कब्जा बनाए रखा। बाद में खैर वो मक्का स्वतंत्र कराया गया। तो उसके बाद आप देखेंगे जो सऊदी अरेबिया की सरकार है, वो भी शेख की सरकार थी, वो भी तो परंपरावादी थी। अभी आप न्यूज़पेपर में देखोगे MBS, जो अभी आपको G20 की बैठक में भी आपको दिखे, MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, ये सऊदी अरब का आधुनिकीकरण कर रहा है और इसका विजन बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, परंतु MBS की जो विजन है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ोगे तो इसके द्वारा लाए गए सऊदी अरेबिया के सुधारों के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ पाओगे। तो ये हो गया। अब इसी में देखिए, अब आ गया वह स्थिति जिसको कहोगे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और पश्चिमी शोषण के विरुद्ध इसने एक उग्र विद्रोह का रूप ले लिया और ये यहीं से आतंकी हमला का दौर शुरू हो गया। और इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि 1987 में उधर जो इजराइल ने जो फिलिस्तीनी क्षेत्र का दोहन, उसका शोषण किया, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में गाजा पट्टी में एक अलग आतंकी संगठन स्थापित हो गया, फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम था, अब देखते हो, हमास। तो इस तरह से मतलब उस तरह के फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चारों तरफ फैलने लगे। तो यही है। इसी क्रम में आप देखोगे जब 1979 में दुनिया भर के जो फंडामेंटलिस्ट और मुजाहिदीन तत्व थे, अरब कंट्रीज भी उसको समर्थन कर रहे थे, क्योंकि यूएसए के द्वारा उकसाया हुआ था। तो अफगानिस्तान में दुनिया भर के जो फंडामेंटलिस्ट थे वो एकत्रित होने लगे और उन्हीं में से एक फंडामेंटलिस्ट के रूप में एकत्रित हुआ था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में गया था सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए, और वह बाकी जिस तरह के जो
कट्टरपंथी थे, उसी तरह से ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन ओरिजिनली सऊदी अरेबिया का था और वह एक अच्छा बिल्डर के रूप में बहुत पैसा भी अर्न किया था, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी था और कुशाग्र बुद्धि का भी था, लेकिन उसकी जो सोच थी वह सलाफी सोच का प्रभाव था। वह वहाबी नहीं, सलाफी सोच का प्रभाव था कि हम उस 19वीं सदी की उस विचारधारा को हम 21वीं सदी की तकनीकी से जोड़ेंगे। जरा सोचो कि प्लेन को बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल करना यह अपने आप में कितनी बड़ी बात थी और इससे पहले तो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो यह चीज, तो वो वहां पर जिस समय वो अफगानिस्तान में लड़ रहा था, तो उस समय अगर एक तरह से आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में लड़ने वाले जितने भी फंडामेंटलिस्ट और मुजाहिदीन थे, उसको तो सीधा यूएसए से पैट्रोनेज मिल रहा था। AK-56 राइफल का सप्लाई यूएसए दे रहा था और सारे हथियार उसको यूएसए से मिल रहे थे। तो एक तरह से अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ओसामा बिन लादेन को भी तो यूएसए से संरक्षण मिला जो अफगानिस्तान में वॉर कर रहा था। बात कब बिगड़ गई वो मैं आपको आगे बताता हूं। खैर, 1990 तक सोवियत रूस को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। सोवियत रूस अफगानिस्तान में हार गया। ओके, अब अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस हार गया तो सोवियत रूस को वहां से निकलना पड़ा और जब सोवियत रूस अफगानिस्तान से निकला तो यूएसए का भी खेल समाप्त हो गया। लेकिन तब तक अफगानिस्तान में इतना कट्टरपंथ फैल चुका था और इसी सब पूरे क्रम में तालिबान पैदा हो चुका था। तालिबान को जन्म देने में पाकिस्तान की भूमिका थी और पाकिस्तान यूएसए के साथ अफगानिस्तान में सोवियत रशिया के अगेंस्ट में खड़ा था और सोवियत रशिया ने उसी समय जनरल जियाउल हक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, उसको बहुत फायदा मिल गया क्योंकि उसे यूएसए का बहुत ज़्यादा ऐड मिल रहा था। और उसी समय तुम देखोगे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो रहा था, तो उसने पहले पाकिस्तान में, हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो कहोगे तो वेस्टर्नाइज्ड व्यक्तित्व का था, पश्चिमी विचारों से प्रेरित था, लेकिन उसने राजनीतिक लाभ के लिए वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन दिया था। फिर जनरल जियाउल हक आ गया, हालांकि वो मिलिट्री जनरल था जिसने टेक ओवर किया था पाकिस्तान में, डिक्टेटर था, वहां उसने भी कट्टरता को पाकिस्तान में फैलाया और पाकिस्तान के आशीर्वाद से तालिबान संगठित हुआ जिसने अफगानिस्तान पर आगे चलकर कब्जा किया। तो अफगानिस्तान पर तालिबानियों का उधर शासन, उधर सोवियत रशिया को निकलने के बाद यूएसए का इंटरेस्ट अफगानिस्तान से समाप्त हो गया और अफगानिस्तान में तब तक तालिबानी स्थापित हो गए। मोटे तौर पर आप यह जान लीजिए। इधर ओसामा बिन लादेन लौटकर सऊदी अरब आ चुका था, बट 1991 में खाड़ी संकट शुरू हुआ जब इराक ने कुवैत पर हमला करके उसके तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। तो पहले तो ओसामा बिन लादेन यह चाहता था कि सऊदी अरब इराक का विरोध करे, क्योंकि वह जानता था कि भाई सऊदी अरब को कुवैत का साथ देना चाहिए, क्योंकि इराक का कदम सऊदी अरब के खिलाफ है। तो पहले ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब की सरकार से यह अपेक्षा की कि वह ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दे और ओसामा बिन लादेन एक युद्ध को ऑर्गेनाइज करेगा इराक के अगेंस्ट में। लेकिन उस समय सऊदी अरब की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को घास नहीं डाला, तो ओसामा बिन लादेन फ्रस्ट्रेट कर गया। इसी बीच क्या हुआ, उसको तो निराशा हुई और फिर सऊदी अरब की सरकार ने निर्णय लिया कि हमको यूएसए को बुलाना है और उसने यूएसए को संरक्षण दिया और यूएसए को उसने वहां पर अपने सैनिक अड्डे बनवा दिए इराक के अगेंस्ट में युद्ध करने का। और आप लोग इतिहास में जाओगे तो 1991 में यूएनओ के तत्वाधान में 34 देशों का एक गठबंधन बना था जिसका लीडिंग पावर यूएसए था और उस गठबंधन का काम था कुवैत को आजाद करवाना इराक से। तो जब प्रथम खाड़ी संकट शुरू हुआ और यूएसए की सेना जब सऊदी अरब में उसको संरक्षण मिला, उसने इराक पर हमला किया। इसी पर ओसामा बिन लादेन यूएसए के खिलाफ हो गया और यूएसए के खिलाफ होकर अब वह यूएसए पर आतंकी हमला करने लगा, कभी उसके एम्बेसी पर, कभी उसके दूतावास पर किसी एक कंट्री में, तो कभी दूसरे कंट्री में बार बार उसका हमला होने लगा। कई बार अमेरिकी आर्मी को निशाना बनाने लगा। तब जाकर यूएसए का ध्यान चला गया कि ओसामा बिन लादेन, और तब तक ओसामा बिन लादेन ने 1988 में 1988 में ही अल कायदा का गठन कर लिया था। तो अल कायदा का गठन होने और अल कायदा को लीड कर रहा था और यह पता अब यूएसए को चल गया कि ओसामा बिन लादेन और अल कायदा ने यूएसए को टारगेट बनाया हुआ है। खैर, तब तक ओसामा बिन लादेन यहां से निकलकर चला गया अफ्रीका के सूडान में और अफ्रीका के सूडान में जाकर उसने सूडान में संरक्षण ले लिया।
और इसी बीच 94 में 95 में कई वर्षों तक वह यूएसए के आर्मी को, उसके दूतावास को निशाना बनाता रहा। इस पर यूएसए नाराज हुआ और सबसे पहला काम उसने किया कि सूडान की सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप ओसामा बिन लादेन को अपने यहां से बाहर कर दीजिए। अंत में अमेरिकी दबाव में सूडान की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहां से बाहर कर दिया 96 में। और 96 में जब ओसामा बिन लादेन यहां से निकलकर चला तो अफगानिस्तान में उसको शरण मिल गई। और अफगानिस्तान में शरण देने वाला कोई और नहीं, यह तालिबानी सरकार थी। और यह तालिबान का गठन पाकिस्तान के यूएसए के संरक्षण में और पाकिस्तान के प्रयास से हुआ था। और यह वही तालिबान था जिसने सोवियत रशिया के अगेंस्ट में लड़ा था। अब आप ही बताइए, आज वही जो सोवियत रशिया के अगेंस्ट में यूएसए ने भड़काया था, अब वह यूएसए के विरुद्ध भड़क चुका था और उसे कंट्रोल में नहीं था। जब ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में संरक्षण मिला तो अल कायदा अफगानिस्तान से ऑपरेट करने लगा। और इसी ऑपरेट करने के क्रम में तुम देखोगे वो एक्चुअली उसमें क्या था कि आप अगर उसके पॉलिटिक्स को देखेंगे, अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को, हालांकि मेरे पास इस लेक्चर में उतना समय नहीं है कि उसके इंटर कर सकूं। वहाँ पर बहुत सारे मुजाहिदीन ग्रुप काम कर रहे थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। तालिबानी तो बहुत बाद में आए थे, उसमें तो पहले सबसे जो मजबूत पिलर रहा था वो रहा था उज्बेक नेता था जिसका नाम था अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद कहीं आप देखेंगे तो एक अहमद मसूद करके उसका बेटा है अभी, अहमद शाह मसूद का, जो बाद में खैर किसी विदेश में चला गया। तो अहमद शाह मसूद 2 दिन पहले, चूंकि वो अमेरिकन समर्थक था और बहुत पावरफुल था वो उज्बेक लीडर, तो अहमद शाह मसूद को 2 दिन पहले तालिबानियों ने मरवा दिया। और उसी 2 दिन के बाद उसमें एक्चुअली उसको मरवाने में उसमें ओसामा बिन लादेन का भी हाथ था, क्योंकि अल कायदा और तालिबानी के बीच बहुत गहरे संबंध अफगानिस्तान में थे। और फिर उसके 2 दिनों के बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जिसका नाम है 9/11, जब 4 फ्लाइट उड़ी। और फिर क्या हुआ वो आप देख ही चुके हो और मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये घटना हुई जिसको आप कहते हो अमेरिका पर आतंकी हमला। अब यूएसए ने जो किया उसमें क्या ऐसा था जो अमेरिकी शताब्दी का अंत हो गया। अब सल्यूशन देखिए। तो हम अब अमेरिकी शताब्दी के अंत वाली चीजों पर आपकी निगाह डालते हैं। चलिए कहां से शुरू करें। अब शुरू करते हैं इसके बाद शीघ्र क्या हुआ। पूरी दुनिया सन्न रह गई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्चुअली रो पड़ा और वो इतना आवेश में था कि उसके मुख से यह आवाज निकली कि भाई यह तो जिहाद है, इट वॉज जस्ट अ क्रूसेड। अब क्रूसेड शब्द किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुख से निकलना एक अपने आप में बड़ी बात थी कि कोई धर्मयुद्ध का नाम इसके निकले। तो इस तरह की कोई शब्दावली उस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी आया था कि मिस्टेकनली और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ रेज ही प्रोनाउंस दिस वर्ड। अब हालांकि इस पर विवाद है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा वो कहा, कुछ कहते हैं नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वह अमेरिका के लिए वास्तव में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मूवमेंट था। उसके बाद अब यूएसए का इमेज तो पूरी दुनिया में खराब होने की भी बात थी कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड पावर इस तरह से लाचार हो गया। तो यूएसए ने तुरंत चेतावनी दी अफगानिस्तान को। वहाँ पर मुल्ला उमर तालिबानी सरकार चला रहा था। उसके 9 दिनों के बाद, यानी 9 डेज, घटना के 8 या 9 डेज के बाद। लेकिन उससे पहले मैं एक और भी आपको वाकया बता दूं कि जैसे जब ये घटना हुई तो उस समय यूएसए में इतना आवेश था कि सबसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनेट को एड्रेस करने गया था। मुझे याद है क्योंकि अब चूंकि हम लोगों के लिए तो करंट घटना हो रही थी और हम लोग उसको देख रहे थे कि भाई आज क्या हो रहा है, डेवलपमेंट कल क्या हो रहा है। तो सीनेट को जब एड्रेस किया तो उसने जिस तरह से सीनेट को और अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज किया, 30 बार सीनेट में तालियां बजी थी। जो अमेरिका का जो अपर चैम्बर है, कांग्रेस का अपर चैम्बर, उसमें 30 बार तालियां बजी थी, 30 टाइम्स उसकी इस स्पीच पर। और उसके बाद दुनिया को उसने उसको कहते हैं बुश डॉक्ट्रिन, क्योंकि यूएसए के जितने भी प्रेसिडेंट उन्होंने एक डॉक्ट्रिन जरूर दी है। तो उसमें बुश डॉक्ट्रिन क्या था कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या आतंकवाद के साथ। मतलब दुनिया के देशों को उसने कोई विकल्प नहीं दिया कि आप न्यूट्रल रहिए या बीच में रहिए, या तो आप यूएसए के साथ हैं नहीं तो आतंकवाद के साथ। इट वॉज अ क्वाइट हॉरिफिक स्पीच कि आइदर यू आर विथ यूएसए और अगेंस्ट यूएसए। तो ये
अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट स्टेप था। और फिर उसने यूएस अफगानिस्तान को 8 to 9 डेज में चेतावनी दी कि आप तुरंत अल कायदा को बैन करो, वहाँ के सारे अपराधियों को तुम सब सबमिट करो। जो सेराजेवो में जो शर्त याद होगा आपको, आपने अगर इतिहास के उस अंश को पढ़ा होगा तो, कि जब राजकुमार फर्डिनेंड की जब हत्या हुई थी प्रिंस की, तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने वही शर्त रखी थी उसके सामने सर्बिया के समक्ष, क्योंकि सर्बिया का उसमें हाथ माना गया था कि आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसको हाजिर करो और हमारी जांच एजेंसी को अपने यहाँ जाने दो। तो इसने यही कहा कि भाई आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबको आप हाजिर करिए और सबको सबमिट करिए। मुल्ला उमर ने करने से इनकार कर दिया। तब इसने अफगानिस्तान पर हमला करने का निर्णय लिया। और अफगानिस्तान पर जिसमें हमला किया उसमें नेटो भी इसके साथ था। हालांकि नेटो 2003 से शामिल हुआ है, इमीडिएटली ब्रिटेन तो उसके साथ खड़ा था। और फिर अफगानिस्तान पर हमला हुआ। अब अफगानिस्तान पर हमला से पहले एक बार ऐसी स्थिति बनी थी कि हमला टल सकता था और संधि हो सकती थी, परंतु यूएसयू को अफगानिस्तान को ऐसा सबक सिखाना था कि उससे कम पर वो तैयार नहीं था। और उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला किया। पूरी दुनिया की सिंपैथी भी आई, अफगानिस्तान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि होने का सवाल भी नहीं था। जिस तरह से मुल्ला उमर का और रोल रहा था या अल कायदा का रोल रहा था, इतना डिवास्टेशन हुआ। और फिर पाकिस्तान गन ताने खड़ा था। पाकिस्तान को अपने आप कहा ही जाता कि पाकिस्तान को 3A का दबाव रहता है। अब पाकिस्तान के आका यूएसए ने कहा कि चलो, तो जिस तालिबानी को पाकिस्तान ने पैदा किया था, उस तालिबानी से लड़ने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जाना पड़ा यूएसए के साथ अफगानिस्तान में। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप समझ सकते हो कितनी ईमानदारी से वो लड़ रहा होगा, इसका अनुमान कर सकते हो। क्योंकि 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ओटावाबाद से निकलना, ये इस बात को भली भांति सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहां पर डुअल गेम था। और पाकिस्तान को अमेरिकन एड की जरूरत थी, इसलिए उसके साथ भी खड़ा था और नहीं भी था। अब चलिए, अफगानिस्तान का जो होना था वो तो हुआ, बहुत डिवास्टेशन हुआ। इनोसेंट अफगानिस्तान की जनता ने बहुत झेला उसमें। और उसमें बहुत, वो तो दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की जनता तो दोनों तरफ से पिस जाती है। उसका तो अभी नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया था तो पब्लिक का क्या रिएक्शन था। पब्लिक भाग रही थी, फ्लाइट और प्लेन पर लटक रही थी, क्या स्थिति हो सकती है। तो खैर, एनीवे, माय पॉइंट इज कि इस तरह की घटना वहाँ हुई। अब उस समय 2003 से नेटो मेंबर्स भी चले गए, अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर उसको सहमति रही। अब यूएसए की दूसरी गलती क्या थी कि उसने अब एक लिस्टिंग करनी शुरू कर दी। मतलब अफगानिस्तान को तो इमीडिएट टारगेट किया, अब उसने अपने शत्रुओं की सूची बनानी शुरू कर दी, एनिमी राष्ट्र की, और उसको टेररिस्ट घोषित करना शुरू कर दिया। जैसे उसने कहा एक्सिस ऑफ एविल्स, और 3 देशों को कहा एक्सिस ऑफ एविल्स, ईरान, इराक और नॉर्दर्न कोरिया, उत्तरी कोरिया। अब ये तीनों उसके शत्रु थे। जबकि ईरान में तो चलिए कुछ फंडामेंटलिज्म का चक्कर था, इराक का तो सद्दाम हुसैन को दूर दूर तक फंडामेंटलिज्म से कोई लेना देना नहीं था। उस तो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं किया, तो मिलिट्री अधिकारी रहा था। और सच पूछिए तो सद्दाम हुसैन के समय ही इराक बहुत हद तक सेकुलर रहा था। हाँ, वो डिक्टेटर था, ह्यूमन फ्रीडम का शत्रु था, लेकिन वो फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन नहीं दे रहा था। और जब उसने तीनों को निशाना बनाने का निर्णय लिया, इस सीरीज में पहला निशाना उसने बनाया 2003 में इराक को। और इराक पर आरोप लगाया कि उसके पास केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स है जो उसने रखा हुआ है। और यूएनओ की जांच एजेंसी वहां गई, जाके जांच किया, कुछ नहीं पाया। जबकि यूएनओ का रिपोर्ट था, यूएनओ ने उसको क्लीन चिट दे दिया। उसके बाद भी जाके 2003 में यूएसए ने इराक पर हमला कर दिया। नेटो में फूट पड़ गई। बाकी फ्रांस, जर्मनी ये सब निकल गए, सिर्फ ब्रिटेन उसके साथ, क्योंकि हर जगह ब्रिटेन तो फॉरेन पॉलिसी में यूएसए का पिट्ठू ही रहा था, तो ब्रिटेन उसके साथ खड़ा रहा। और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ इराक पर हमला में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी बाद में, 1-2 देश ऐसे ही थे जिसके सिंपैथी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटेन खड़ा रहा और इराक पर हमला हुआ। और इराक में 2003 में जब वहाँ हमला हुआ और बाद में इराक का बहुत बड़ा डिवास्टेशन हुआ, बहुत विध्वंस हुआ, पूरी दुनिया उसको देख रही थी। अब इसमें देखो यूएसए का जो सुपर पावर का कंडीशन है उस पर फर्क क्या पड़ना शुरू हुआ। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज दिखाता हूँ। जैसे आपको मैंने कॉज दिखाया था, उसमें इम्पैक्ट पर बात करता हूँ।
इम्पैक्ट में ये हुआ कि जब अफगानिस्तान तक जब तक हमला किया था यूएसए ने, तब तक तो पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन यूएसए के साथ थी। जब उसने इराक पर हमला किया तो नेटो मेंबर्स उसे किनारा हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि यूएसए का सॉफ्ट पावर इमेज धराशायी हो गया। सॉफ्ट पावर इमेज धराशायी। जैसे आपके पास अगर हार्ड पावर है, हार्ड पावर का मतलब है मिलिट्री पावर, मस्कुलर पावर, और सॉफ्ट पावर का मतलब है आपकी स्वीकृति, आपका विचार, आपकी संस्कृति। जब दुनिया आपसे प्रभावित होकर आपके वर्चस्व को मानती है तो उसको सॉफ्ट पावर इमेज कहते हैं। जैसे G20 में आपने देखा कि इंडिया की इतनी वाहवाही हुई, ये सॉफ्ट पावर इमेज बढ़ा इंडिया का, और चाइना का सॉफ्ट पावर, उसका गुडविल खराब हुआ। तो ये सॉफ्ट पावर इमेज यूएसए का धराशायी होना, क्योंकि यूएसए अपने आप को कहता था कि वी आर द स्पेशल, वी आर एक्सेप्शनल, मतलब हम एक विशेष राष्ट्र हैं। आज उसका सॉफ्ट पावर इमेज धराशायी था। दैट वाज द वन फैक्टर। और इराक के हमले के बाद वो और भी धराशायी होता चला गया। दूसरा, नेटो में फूट स्प्लिट, मतलब नेटो देश यूएसए के साथ वैसे नहीं रह गए जैसा पहले थे। फ्रांस, जर्मनी तो बिल्कुल ही उसके इराक वाले स्टेप को क्रिटिसाइज किया था, हमको जहां तक याद है, और नेटो मेंबर्स में फूट पड़ गई। तीसरा, इकोनॉमी को मेजर सेटबैक लगा। इकोनॉमी सेटबैक क्यों सेटबैक लगा? तो इराक में और अफगानिस्तान और इराक में जो वॉर लड़ा, उसकी कीमत हो गई $8 ट्रिलियन। $8 ट्रिलियन के इकोनॉमी को, एक्सपेंडिचर को अमेरिकी इकोनॉमी चरमरा गई, वहन नहीं कर सकी। और मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों ने सबप्राइम लोन क्राइसिस का नाम सुना होगा। हालांकि सबप्राइम लोन क्राइसिस 2000, उसका बैकग्राउंड कैसे बना, तो उसका बैकग्राउंड इसी प्रकार से बना। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब यूएसए पर आतंकी हमला हुआ और जब आतंकवाद के विरुद्ध इसने संघर्ष शुरू किया, तो यूएसए का बाजार या मार्केट है वो तेजी से डिक्लाइन करने लगा। थोड़ा सा मुझे आपको इकोनॉमिक फार्मूला बताना पड़ेगा, हालांकि मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, नहीं तो होगा आए थे हरिभजन को टनवे के पास, में दूसरे मुद्दे में उलझ जाऊंगा। फिलहाल आप यह मानिए कि जब से आर्थिक उदारीकरण का चलन आया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, तो इकोनॉमी जब पहले गिरती थी, तो पहले जब प्री लिबरलाइजेशन एरा में फिस्कल मेथड को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते थे। फिस्कल मेथड का जो वो केनेसियन अर्थशास्त्र का अपना तरीका है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से अपने मार्केट को उठाता था। लेकिन आर्थिक उदारीकरण के युग में मॉनेटरी जो मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, जिसको कहते हैं मौद्रिक तरीका, जो मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों से प्रेरित है। उसमें क्या होता है कि आपका सेंट्रल बैंक है वह कम क्रेडिट पर मार्केट में पैसा लाएगा कि लोग कम क्रेडिट पर लोन लें और फिर वो बाजार में वस्तुएं खरीदें, तो आपका मार्केट उठेगा। तो पहले सरकार खर्च करती थी तो लोगों को तनख्वाह मिलता था, जिससे परचेजिंग पावर आता था। अब है कि सरकार, माने अभी भी है, इंडिया में तो फिस्कल मेथड को अडॉप्ट किया था, हम लोगों ने भी किया था। बल्कि अभी आप देखते हो कि कैपेक्स पर जो इतना एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो आपको पिछले बजट में घोषित हुआ है, वो तो फिस्कल मेथड ही है। लेकिन मॉनेटरी मेथड भी है कि जैसे बैंकिंग को आपने, जैसे अमेरिका में आपने नाम सुना होगा न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए, क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है कि फेडरल बैंक को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होती है वो अधिकृत कर देता है कि मार्केट में आप चीप आप मनी लाइए और चीपर मनी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि चूंकि फेडरल जो रिजर्व है वो उससे अमेरिकन बैंक को चीपर लोन मिलता है, जैसे आरबीआई से बाकी बैंक को मिलेगा, और बाकी बैंक पब्लिक को चीपर लोन देगी। तो उसी में 2001 के बाद मार्केट को उठाने के लिए जो अमेरिकी सरकार है उसने चीपर लोन देना शुरू कर दिया। फेडरल रिजर्व है वह 0 इंटरेस्ट पर मार्केट में, मतलब वो बैंकों को लोन देना शुरू किया, और बैंक ने बहुत कम रेट में अपने ग्राहक को फंसाना शुरू किया। तो उसी में जो
चीपर रेट में जो पैसा मार्केट में आया उसी का फायदा उठाकर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक बन गए थे जो हाउसिंग सेक्टर में पब्लिक को प्रमोट करने लगे कि आप लोग हाउस खरीदिए। तो हाउसिंग सेक्टर में जो वही पैसा गया उसी से सब प्राइम लोन क्राइसिस हो गया। उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है जो यहाँ पर हमें डील करना संभव नहीं है, और ये घटना है 2008 की। तो अमेरिकन इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई। सब प्राइम लोन क्राइसिस के कारण 2008 में अमेरिकन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो तीसरा फैक्टर है जो यह काम कर रहा है। और चौथा फैक्टर है कि वॉर ऑन टेरर फेल्ड। जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने नाम दिया था, बराक ओबामा ने ही कहा था, और वह टेरर से मतलब पूरी यूएसए कंप्लीट विफल हो गया उसमें। क्योंकि चलो तालिबानी को फॉर टाइम बिंग तो अफगानिस्तान में दबा दिया गया। 2011 में उसामा बिन लादेन का भी पाकिस्तान से बरामद करके उसका असैसिनेशन हो गया। अमेरिका ने अपना बदला तात्कालिक रूप में ले लिया। लेकिन फिर अल कायदा ने रक्त बीज का रूप ले लिया। वो तेजी से फैलता चला गया, मशरूमिंग होती गई। बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले उसामा बिन लादेन था तो लीड कर रहा था, फिर अल जवाहिरी के नेतृत्व में वो फैलना शुरू हुआ। इराक में वॉर लड़ा यूएसए। अब इराक में सद्दाम हुसैन था तो कम से कम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा करके रखा हुआ था। उसके जाने के बाद उसने जो यूएसए ने जो व्यवस्था करके आई, एक सिया सरकार वहां बनवा दी। कुर्द लोगों को एक कुर्द ऑटोनोमस रीजन दे दिया, और फिर सुन्नी लोग जो 20% थे वो अपने आप को दबे पीछे महसूस करने लगे। परिणाम क्या हुआ, वहां पर आईएसआईएस नामक एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन फैल गया, और उसने कहा कि हम फिर खलीफा को दोबारा जिलाएंगे। और 2014 से आईएसआईएस का वहां उद्भव हो गया। हालांकि 2017 तक आईएसआईएस को हरा दिया गया। वहां पर अमेरिका और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर लगे, लेकिन जो आईएसआईएस बना वो इराक और सीरिया दोनों को अपना निशाना बनाया। बाद में तुम देखोगे कि सीरिया में भी इस वॉर की परछाई सीरिया में भी पड़ी। उन सब की अलग कहानी है जहां मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। और उसने सीरिया और इराक में एक बहुत तरह का असंतुलन ला दिया। उधर यूएसए ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर कर्नल गद्दाफी की सरकार को लीबिया में गिरा दिया था। तो जिस समय कर्नल गद्दाफी हटा वहां पर फिर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो गया। तो आप देखेंगे कि इधर आईएसआईएस बन गया, उधर एक आप देखेंगे कि एक और फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सीरिया में बन गया, उसको जब उस नुसरा बोलते हैं। फिर वहाँ से आप देखेंगे तो आईएसआईएस का एक ब्रांच आईएसआईएस के करके अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए अल कायदा के लोकल ब्रांचेज वर्ल्ड में कैसे फैले। अब देखिए यहाँ तक फंडामेंटलिज्म फैल गया। अफगानिस्तान में गिराना चाहा। अफसोस की बात देखिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ा और देखिए पूरी दुनिया में फैल गया ये। तो ये और पूरी दुनिया असुरक्षित हो गई। केवल अब कहेंगे क्या, तो यूएसए को उस समय हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर के मोर्चे पर लड़ना चाहिए था। हार्ड पावर का सलूशन अपने आप में कोई बड़ा सलूशन नहीं होता। सॉफ्ट पावर के मोर्चे पर कैसे लड़ना चाहिए था मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्ट पावर के मोर्चे पर लड़ने से मेरा मतलब यह है कि आपको विचारधारा के स्तर पर भी संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब जब इस तरह की लड़ाई होती है तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों मेथड का सहारा लिया जाता है। मतलब आपको एक जो न्यूट्रल मुस्लिम्स है दुनिया में उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, उनको आपको मुख्यधारा में खींचना पड़ेगा। वहां पर विचारधारा एक रचनात्मक विचारधारा लानी होगी। इस्लामिक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। वहां इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, रचनात्मक कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। सिर्फ विध्वंस करने से और सिर्फ मिलिट्री जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नहीं लाता है। परिणाम हुआ कि जिसी समय अमेरिका जहां जहां अटैक करता गया वहां और भी नए तरह के आतंकवादी क्षेत्रीय संगठन बनते गए और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैलते गए। और फिर देखते देखते यूएसए पहले जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था, कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था, उस समय यूएसए का जो एरोगेंस आप देखते, उस समय हमें याद है कि 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रशिया, तो 92 में
उस समय एक अमेरिकन थिंक टैंक था, हालांकि जैपनीज ओरिजिन का था, उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बुक लिखी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इतिहास का अंत हो गया और अंतिम रूप से अब जो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था है जीत गई और समाजवाद हार गया। तो समाजवाद के हारने की घोषणा की। 93 में जब यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया पूर्वी समाजवादी देशों में, तब एक सैमुअल पी हंटिंगटन है, उसने एक दूसरी विचारधारा देखी, नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि देखिए मुख्य संघर्ष दुनिया में सभ्यताओं का संघर्ष है और विचारधारा का जब तक संघर्ष चलता रहा, पूंजीवाद और साम्यवाद का जो शीत युद्ध में आप देखते हैं, तो ये संघर्ष दबा हुआ था। अब जब विचारधारा का संघर्ष समाप्त हो गया है तो पुराना जो सभ्यताओं का संघर्ष उभर गया है। हालांकि देखिए बड़ा विवादास्पद ये स्टेप है, ये विचारधारा है, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो विभिन्न संस्कृतियों से बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। यह असमान आर्थिक संबंधों से उपजा हुआ संघर्ष था, इसको हम सभ्यताओं का संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम यह बात तो तय हो गई कि दुनिया संघर्ष मुक्त नहीं हो सकती। एक समय था जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तो दुनिया में लोगों ने कहना शुरू किया यूनिपोलर वर्ल्ड, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। लेकिन अब इतना वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने इतने जगह पर अब आतंकवाद फैल गया और इतनी मुसीबतें आ गई उस समय लोगों के लाइफ पर कि एक अकेला देश उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो उसी से मल्टीपोलर वर्ल्ड बना, जिसको कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व का विकास। तो एक परिणाम तो आपको दिखेगा कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो समाप्त होकर और दूसरा बना मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड उसको कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व। मल्टीपोलर बहुध्रुवीय विश्व बना। अब उसमें यूएसए एक है, यूएसए वाज पावर वन एमंग द पावर्स, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं आपको कहता हूं, जो विशेषकर इसके तो चश्मदीद गवाह आप लोग भी हो, क्योंकि आप लोगों को भी कबूल करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में आपने यूएसए को निकलते, इराक तो 2009 में बराक ओबामा के टाइम में निकला था। उसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चे होंगे, 2009 भी आपके लिए बहुत पीछे है और बहुत छोटे क्लास में पढ़ रहे होंगे। हाँ, हमारे जो वरिष्ठ व्यूअर्स हैं वो याद होगा 2009 में बराक ओबामा के टाइम में जब इराक से निकला था यूएसए। लेकिन अफगानिस्तान से निकलने वाला वाकया वो तो प्रीवियस ईयर का है, तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट लोगों ने भी देखा होगा। वो आप याद करिए कि जब अफगानिस्तान से यूएसए निकला था तो उसके निकलने के समय वाकई में लग रहा था कि यूएसए अब यूएसए सुपर पावर नहीं रहा। अशराफ घनी को जितना असुरक्षित छोड़कर वो निकला वहां के प्रेसिडेंट को, और जिस तरह से अशराफ घनी रातों रात तालिबानियों के डर से फरार हो गया, और तालिबानी जिस तरह से वहां पर शंखनाद करके जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो जो टीवी या जो मीडिया के न्यूज से जो जुड़े हैं उनका मन बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि टुडे यूएसए इज नॉट अ सुपर पावर। तो यह जो है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चैलेंज फ्रॉम चाइना। चाइना ने यूएसए के हार्ड पावर, चाइना फैक्टर कर सकते हो, चाइना ने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को चैलेंज किया। अब देखिए यूएसए का इतना ज्यादा उलझाव था वॉर ऑन टेरर से कि बराक ओबामा था, 2014 की घटना बता रहा हूं, जब व्लादिमीर पुतिन, रूसी गणतंत्र के प्रधान व्लादिमीर पुतिन ने जब क्रीमिया का क्षेत्र छीना था यूक्रेन से, उस समय अगर यूएसए डटकर विरोध किया होता तो शायद आज यूक्रेन पर हमला नहीं होता। लेकिन उस समय बराक ओबामा ने उसके साथ संधि कर ली थी। हमको याद है न्यूज़पेपर में आता था उस समय, उसको कहते थे म्यूनिक मूवमेंट इन हिस्ट्री। म्यूनिक मूवमेंट, अब कहोगे भाई म्यूनिक मूवमेंट क्या है, तो उसकी भी अलग कहानी है कि जर्मनी के साथ संधि की थी ब्रिटेन ने म्यूनिक में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में माना जाता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बना पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। तो वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट था। इसका कारण क्या था कि चूंकि यूएसए इतना एब्जॉर्ब था वॉर ऑन टेरर से कि उसको फुर्सत ही नहीं थी कि यूक्रेन के मामले में कोई भी दखल अंदाजी कर सके या उस पर कुछ काम कर सके।
और इस कारण से उसके नाटो मेंबर्स नाराज हुए, क्योंकि फ्रांस और नाटो के लिए यूक्रेन का मुद्दा एक गहन मुद्दा था, परंतु यूएसए के लिए दूर का मुद्दा था। यूएसए का धीरे धीरे इंटरेस्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में चाइना के अगेंस्ट में हो रहा था और वो अटलांटिक से निकल रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना एक हार्ड पावर के रूप में भी यूएसए को चैलेंज करना शुरू किया। और जब अफगानिस्तान से यूएसए लास्ट में निकला है तो आपने देखा होगा कि चीन का मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर दी, और अब तक ताइवान को संरक्षण यूएसए दे रहा था। सोवियत रूस आप देख ही रहे हो कि यूक्रेन पर हमला किया, रूसी गणतंत्र ने यूक्रेन पर हमला किया और यूएसए मुख दर्शक बनकर देखता रहा। और आज यूएसए वन एमोंग मेनी है, आज वो एकमात्र पावर नहीं रह गया है। और इसकी जड़ मैं स्टूडेंट्स खोजोगे तो 9/11 के हमले की तरफ चला जाता है। शायद मुझे लगता है कि मेरा लेक्चर आपको तार्किक लगा होगा। आवश्यक नहीं है, मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि आप मेरे सारे तर्क से सहमत हों, लेकिन सुने अवश्य और विचार जरूर करें। तो आज अगर आप लोग कहें तो मैं यही रुक जाता हूँ और फिर आपसे दूसरे लेक्चर में मिलूँगा। सो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच धैर्य से सुनने के लिए, लेकिन सभी लोग पूरा लेक्चर सुनना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।